नया साल और एक और नया आईपीओ। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सारी आईपीओ की वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपको मेरी आईपीओ की वीडियो ना बहुत पसंद आ रही है। इसलिए आपकी पसंद का और ज़्यादा ख्याल रखते हुए मैं एक और दमदार, शानदार, धमाकेदार आईपीओ लेकर आ गई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल, जहाँ पर एक और शानदार आईपीओ की बात आज हम करने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका धमाकेदार फ्यूचर हो सकता है, लेकिन ये तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या इस आईपीओ में आपका इन्वेस्ट करना सही डिसीजन होगा या नहीं। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और पसंद आए तो सबके साथ शेयर भी कर देना यार। इसमें क्या बात है, क्या पता उनके लिए भी एक अच्छा मौका हो पाए आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड, जो एक प्रोमिनेंट प्लेयर है हेल्थ केयर सेक्टर में, और डेंटल हेल्थ केयर और डेंटल प्रोडक्ट्स में इनका काफ़ी नाम है। तो ये कंपनी अब अपना आईपीओ लेकर पहुंच गई है और चाहती है अपने इन्वेस्टर्स से कि वो उस कंपनी में बढ़िया तरीके से अप्लाई कर पाएं। लेकिन क्या सच में ये कंपनी इतनी बढ़िया है? चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ आईपीओ से रिलेटेड। तो इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 698 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 138 करोड़ रुपीस जो हैं वो फ्रेश इशू हैं और बचे हुए 560 करोड़ रुपीस जो हैं वो ऑफर फॉर सेल होने वाले हैं। कंपनी ने प्राइस बैंड जो डिसाइड किया है वो 407 रुपए से लेकर 428 रुपए के बीच में रखा है। लॉट साइज इसका 33 शेयर्स का होने वाला है और इन्वेस्ट करने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे 14,124 रुपए। फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर की है। टोटल फ्रेश इशू में से यानी 138 करोड़ में से 68 करोड़ जो है कंपनी उसको अपने केपेक्स में लगाने का सोच रही है, प्लस वो अपनी मशीनरी में, अपने ऑटोमेशन में, डिजिटलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी इनोवेट करने में ये वाला पैसा खर्च करने वाले हैं। 27 करोड़ रुपए वो अपनी डेट रीपेमेंट में इस्तेमाल करेंगे और बचा हुआ पैसा उनके जनरल जो कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं उसमें इस्तेमाल होगा। ये आईपीओ जो है ये ओपन होने वाला है 13 जनवरी को, बंद होगा 15 जनवरी को, और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है ना वो 20 जनवरी बताई जा रही है। चलिए अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद ना मैं आपको इसमें स्वॉट एनालिसिस बताने वाली हूँ, इनका मैं फाइनेंशियल्स आपको दूंगी, इनके पेयर कंपैरिजन भी हम लोग करेंगे, और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, और उसके रीजंस मैं आपको दूंगी कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और कुछ आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक ना आईपीओ में इन्वेस्ट करना ना सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई, चलो अब ठीक है। आईपीओ में बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, उनके फंडामेंटल एनालिसिस का आपको अच्छे से आना चाहिए, रिसर्च अच्छे से की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नाम है फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी ऐप है जहाँ पर ना आपको एक्सपर्ट नॉलेज के अंदर चीज़ें पता चलेंगी, जहाँ पर एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। क्यों आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करें, कब एग्जिट लें। तो बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल करेक्ट नॉलेज के साथ में आपको दी जाएंगी वो आपको फ्रीडम ऐप पर ही दी जाएंगी। वहाँ पर एक कोर्स मिल जाएगा आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड इनफैक्ट। तो आप जाकर बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, अपना फ़ोन उठाना और ऐप डाउनलोड करनी है। मैं आपको स्टॉक मार्केट और आईपीओ दोनों का ही लिंक जो है, कोर्स का लिंक जो है वो मैं आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। कोई भी डाउट फिर भी कमेंट सेक्शन आप ही के लिए हैं। इनफैक्ट अब तो ये वाले कोर्सेज जो है ना इन पर न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, मैंने सुना है, और ये 399 में ही आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। 500 प्लस कोर्सेज सिर्फ 399 रुपये, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप जल्दी से खरीद लीजिए, बिना किसी देरी के सारी चीज़ें सीख लीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर अब वापस बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि अब हमने आईपीओ की डिटेल्स तो समझ ली हैं, अब आपको प्रोडक्ट्स बता देती हूँ कि कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है। कंपनी के पास डेंचर्स हैं, कैप्स हैं, और ये कंपनी जो है वो डेंटल लेबोरेटरी और डेंटल बिजनेस में ही अपना जो इसका मेन फोटे है वो रहा है हमेशा। अब कंपनी ये कहती है कि मेरे पास ना छोटे बच्चे, यानी कि जब से बच्चे के दांत आने शुरू हुए हैं तब से लेकर जब तक उसको दांत रहे हैं उसके ऐसी उम्र तक, मेरे पास उसके सारे डेंटल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सॉल्यूशन है।
तो ये तो एक अच्छी बात लग रही है मुझे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये एक कंपनी के लिए कि कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है। तो ये कंपनी जो है ना वो 2000 में शुरू हुई थी दोस्तों, फिर 2018 में आते आते इन्हें एक अवार्ड भी मिला है इनफैक्ट। फिर इन्होंने 2019 में भी काफ़ी अच्छे काम किए, 2021 में भी बढ़िया काम किया। इन्होंने अपना पीडियाट्रिक डेंटल क्राउन्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग करी थी। 2022 में भी इनके ऊपर काफ़ी नाम आया, अच्छा सर्टिफिकेशन मिला इन्हें। फिर 2023 में भी अच्छे काम किए। 2024 में ये काफ़ी ग्लोबल और हिस्टोरिकल लेवल पर पहुंच गए हैं अब अगर देखा जाए डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो कंपनी मुंबई महाराष्ट्र की है। चलिए अब आईपीओ डिटेल्स तो हमने जान लिए हैं, हमने ये समझ लिया कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या रहा है, किस चीज़ में डील करती है, क्या उनके बिजनेस मॉडल हैं। अब आती है बारी फाइनेंशियल्स की, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर सबसे ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं, काफ़ी लेवल तक आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये वाला आईपीओ मेरे लिए बढ़िया ऑप्शन है या नहीं है। तो चलिए फाइनेंशियल्स जान लेते हैं। तो अगर मैं FY 21-22 की बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशो जो था वो 13.65% पर रहा था इन अ नेगेटिव मैनर, प्लस EPS भी इनका नेगेटिव ही था उस टाइम पर, 3.56 रुपीज़ पर थे ये। उस टाइम पे इनका नेट वर्थ जो था वो रुपीज़ 22.94 करोड़ का था। नेक्स्ट ईयर FY 22-23 में इनका जो नेट प्रॉफिट रेशो था वो नेगेटिव ही रहा 2.58% पर, EPS भी नेगेटिव रहा 0.77% पर, और नेट वर्थ इनकी पहुंच गई थी 19.48 करोड़ पर। फिर अगर अब हम FY 23-24 की बात करें तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशो जो था वो इनका 13.03% पर पहुँचे। EPS में ये पॉजिटिव हो गए, ये रुपीज़ 4.80 पर पहुँच गए थे। वहीं नेट वर्थ अगर देखें तो वो इनकी 44.57 करोड़ रुपीज़ पर आ गई थी। अब मैं आपको अगर डेट टू इक्विटी रेशो बताऊं तो डेट टू इक्विटी रेशो इनकी FY 21-22 में 1.29 थी, FY 22-23 में 1.61 हुई, फिर FY 23-24 में इनका डेट टू इक्विटी रेशो 0.94% पर आ गया, जो कि एक पॉजिटिव साइन दिखाता है कि अब कंपनी का जो डेट था वो कंपैरेटिवली बाकी पिछले सालों से कम हो गया है। अगर FY 23-24 की जो ROC है अगर मैं उसकी आपको बताऊं तो वो 19.97% है। ROE इनका 78.17% पर था। PE रेशो जो थी वो इनकी 87.77% पर रही। अगर रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात की जाए ना तो FY 23 में इनका 19.62% पर रहा नेगेटिव में, फिर FY 24 में ये 78.78% पर आ गए। चलिए अब पैट और रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इनका FY 22 में 138.07 करोड़ पर था ये लोग, फिर FY 23 में ये 163.84 करोड़ पर पहुँचे, फिर FY 24 में ये 195.26 करोड़ पर पहुंच गए। वहीं पैट अगर देखें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो FY 22 में ये लॉस पर थे 18.68 करोड़ के, फिर FY 23 में भी ये लॉस पर रहे 4.16 करोड़ के, फिर FY 24 में इनका प्रॉफिट हुआ इनको ये 25.23 करोड़ पर पहुंच गए। ये भी एक पॉजिटिव सेगमेंट लगता है मुझे, पॉजिटिव पॉइंट है देखने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इनका इंक्रीज़ ही हुआ है। पहले नेगेटिव में थे नो डाउट, बट उससे कम हुआ बाद में, थोड़ा बेटर परफॉर्म किया इन्होंने। फिर क्योंकि कोविड आया हुआ था उस टाइम पर तो ये कहीं ना कहीं एक अलग फैक्टर हो सकता है कि मे बी उस टाइम पर इनकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन कोविड के बाद में इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को रिकवर किया है। अब ये पॉजिटिव साइंस की तरफ बढ़ चुके हैं। तो चलिए ये तो अब हमने बात कर ली कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, इस कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया। इसके बाद हम कॉम्पिटिटर्स की भी बात करेंगे, पीयर्स का कंपैरिजन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा स्वॉट एनालिसिस समझ लेते हैं, यानी इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती हैं, वीकनेसेस क्या हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल सकती हैं और इनके पास थ्रेट्स कौन से हो सकते हैं। तो इनका जो एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है ना वो इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है कि इस कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है। कंपनी के अकॉर्डिंग 35% जो है वो ये एक्सपोर्ट्स में इनका रेवेन्यू आता है, टोटल रेवेन्यू का 35% एक्सपोर्ट से आता है और 65% जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से ही आता है। तो अगर ये अपने एक्सपोर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं तो ये काफ़ी
अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, एक स्ट्रेंथ के फॉर्म में इनके सामने आ सकता है। इसके बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है इस कंपनी की वो ये है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छे माने जा रहे हैं और ये अपनी फील्ड में, अपने सेक्टर में ना वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक आती है, स्पेशली जब ये मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर की तरफ बढ़ने लग जाए तो ये भी एक अच्छा स्ट्रेंथ है इनका। और अगर ये इसको और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर। अब वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो एक कमज़ोरी जो इनकी बताई जा सकती है वो ये है कि इनका ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो स्पेसिफिकली डेंटल फील्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ अगर देखा जाए तो वो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके पास एक कॉम्पिटिटिव बैरियर्स मैं बोलूँ तो वो हो सकते हैं अगर ये अपने आप को टेक्नोलॉजिकली या डिजिटल एरा में ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं, जो कि इनके प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि हाँ इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिजिटली काफ़ी एडवांस हैं। पहले ज़माने से अगर या कुछ सालों के पहले भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि इनके पास कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, और पॉजिटिव पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब बढ़ती हमारी टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के साथ में काफ़ी अच्छे मैच करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ तो इनकी, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो एक्सपोर्ट में काफ़ी है, तो ये भी इसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि इनकी जो ऑलरेडी प्रेजेंस है ना वो 95 कंट्रीज़ में तो है फिलहाल तो, और US, UK, यूरोप जैसे कंट्रीज़ में भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस बनी हुई है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, स्पेशली जब ये ग्लोबल लेवल पर आते हैं। तो दूसरी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अब भारत में ना डेंटल केयर और डेंटल हेल्थ केयर को लेकर इनफैक्ट ना काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद, कि अपनी ओरल हेल्थ केयर जो है हमें वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें अपनी डेंटल केयर के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए। तो अब जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इस सेगमेंट की तरफ भी बढ़ रही है, अपने ऑप्शंस, अपने इंटरेस्ट इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में दिखा रही है क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बढ़ रहे हैं। तो एनी हाउ इस सेक्टर को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए हेल्प मिल सकती है। थ्रेट्स, खतरा कहाँ से है, तो वो तो देखो ग्लोबल स्लोडाउन अगर आ जाता है, जैसे कि कोविड आ गया अभी, या फिर कोई भी और पेंडेमिक ऐसा आ जाए, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी आ जाए, तो वो इस सेक्टर को थोड़ा स्लो डाउन कर सकती है क्योंकि उसके बाद लोगों के लिए ना थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करना ना, इसके लिए ज़्यादा ऑप्शन आ जाता है सामने लोगों के लिए। ऑल्दो कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स ना डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को यहाँ पर ज़्यादा सेल आउट करती है डोमेस्टिकली तो, बट क्योंकि ग्लोबली इनका 35% आता है और डोमेस्टिकली 65% इनका टोटल रेवेन्यू जो है वो ग्लोबल डोमेस्टिक मार्केट से आता है 65%। तो ये छोटा परसेंटेज तो नहीं है ऑल्दो, लेकिन अगर कोई भी डोमेस्टिक लेवल पर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो वो इनके लिए खतरा बन सकता है। दूसरा खतरा या दूसरा थ्रेट वो ये है कि अगर कोई भी रेगुलेटरी इनके पास चैलेंज आ जाते हैं, तो कि अगर सरकार कहीं पर कुछ इस सेक्टर में कुछ भी रेगुलेशंस नहीं लेकर आ जाए या इनके फेवर में ना आए, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। हालांकि मेरी नज़र में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस बढ़ रही है, हेल्थ केयर में तो बढ़ ही रही है, तो हेल्थ केयर के साथ साथ बहुत बड़ा फैक्टर डेंटल या फिर ओरल हेल्थ केयर का भी रहता ही है। तो ऐसे कदम तो सरकार अब नहीं उठाने वाली है, इनफैक्ट वो प्रमोट ही कर रही है, उन इम्प्रूवमेंट की तरफ ही बढ़ा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कम चांसेस हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। चलिए, अब स्वॉट एनालिसिस तो समझ लिया, अब ये जानने से पहले कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए और हमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे पहले ना ज़रा पीयर्स की तरफ भी नज़र डालें क्योंकि कंपटीशन को कम नहीं समझना चाहिए। मार्केट में अब तो इतना कंपटीशन हर चीज़ में ही आ गया है, तो हम अपने साथ वाले प्लेयर को कम तो नहीं समझेंगे, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स में ना प्रिवेस्ट डेम्प्रो करके एक लिमिटेड नाम की कंपनी है वो, और वासा डेंटिसिटी लिमिटेड कंपनी है जो वो हम दो कंपनीज का कंपैरिजन अब करने वाले हैं। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का ओवरव्यू तो मैंने आपको बता दिया। वहीं अगर मैं प्रिवेस्ट डेम्प्रो लिमिटेड की बात करूँ तो ये जम्मू बेस्ड एक मैन्युफैक्चरर है जो डेंटल मटीरियल्स बनाती है, जैसे कि सीमेंट हो गया, इंप्रेशन मटीरियल्स हो गए, या फिर रूट कनाल के जो बल्क ऑर्डर्स होते हैं वो वाले ये लोग पूरे करते हैं। ये फिलहाल BSE SME पर लिस्टेड है। इस कंपनी का रेवेन्यू 16.27 करोड़ का है और इनका ROE अगर देखा जाए तो वो 20% पर है। 5 ईयर का प्रॉफिट CAGR जो है इनका वो 40.1% पर है। वहीं दूसरी कंपनी जो है वो है वासा डेंटिसिटी लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये इन्वॉल्व है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग दी डेंटल कंज्यूमेबल्स, इंस्ट्रूमेंट्स भी करती है, इक्विपमेंट्स भी करती है,
ऑपरेट करती है dentalcart.com पर, जहां पर इनके पास 15,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू एज ऑफ FY24 170 करोड़ का रहा है। ROE इनका 35.2% पर है और ROCE ये 45% पर है। चलिए, इतना समझने के बाद आपका क्या टेक है कि क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी नए नए IPOs पर वीडियोस लेकर आती रहूं, तो आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कौन से IPO का वीडियो आप मुझसे चाहते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए पेश करूँगी। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा पॉजिटिव तरफ देख लेते हैं। तो कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को अगर देखें और अब परफॉर्मेंस को देखें तो काफ़ी डिफरेंस है। उन्होंने अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। प्लस दूसरा ये कि एक इंडस्ट्री जो है ना, ये सेक्टर जो है ये और ज़्यादा ग्रो करने और ज़्यादा बूमिंग स्टेज पर है अभी अपने, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, क्योंकि डेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है लोगों में। ग्लोबली तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब नेशनल लेवल पर भी, डोमेस्टिक लेवल पर भी ये अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है। तो फ्यूचरिस्टिक अगर इनका हम एक गोल देखें या फिर ग्रोथ समझें तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है इनकी तरफ में, जैसे कि मैंने आपको बताया कोविड के बाद में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। दूसरा, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स तो नज़र आ ही रहे हैं, साथ साथ इनकी ना स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस भी है। मतलब अगर ये अपने सेक्टर में देखें तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्ट्स के मामले में या अपने कस्टमर्स के मामले में ये काफ़ी अच्छे लेवल पर हैं। अब पोटेंशियल रिस्क कौन से हैं कंपनी में, तो पहला पॉइंट उसमें ये है कि ये ना डोमेस्टिक मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 35% जो इनका टोटल रेवेन्यू है वो इनके ग्लोबल सेल्स, एक्सपोर्ट से आता है, नॉट ग्लोबल सेल्स, सॉरी, एक्सपोर्ट से आता है। और वहीं 65% ये लोग डोमेस्टिक जो इनका सेल्स रहता है वो रेवेन्यू ये अपना डोमेस्टिकली ही रेस करते हैं। तो 65% बहुत ज़्यादा शेयर हो जाता है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल से। तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि अगर ये अपना शेयर जो है, रेवेन्यू शेयर जो है वो ग्लोबल लेवल पर इंक्रीज करते हो ज़्यादा फायदेमंद होगा। डोमेस्टिक लेवल पर इनको थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब आपको कोई डाउट तो नहीं है ना कि क्यों आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और क्यों नहीं? फिर भी रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अभी तो टाइम है। 13th को ये ओपन हो रहा है, 15th को क्लोज होगा, तो तब तक आप अपने सारी रिसर्च एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, फ्रीडम ऐप, उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप और अच्छे से सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।